हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? हमने आपको बहुत से टॉपिक 12th के प्रोवाइड किए एक लिमिटेड समय के अंदर। अब हम जो भी टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं उसको हम एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अब हमें पढ़ाने का टाइम मिल चुका है। आज का जो टॉपिक है जिसका नाम हमने लिखा है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो चाहे जो भी प्रोफेशनल कोर्स हो, चाहे वो आपका सीए हो, चाहे वो आईसीएमए हो, चाहे वो सीएस हो, चाहे वो एमबीए का कोर्स हो, चाहे वो आपका बीकॉम का हो, बीबीए का हो, एनी कोर्स, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस इसी से पता चलती है क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल है। इसके लगाने के जो तरीके हैं, जो रूल्स हैं, बहुत ही क्रिटिकल हैं। उनको हम बहुत ही एक सिंपल तरीके से प्रेजेंट करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में हम ज़्यादा तो कुछ नहीं, केवल आपको हम फॉर्मेट प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें रूल्स प्रोवाइड करेंगे और क्या क्या डिफ़िकल्ट टाइप के आपके फंड्स या आइटम्स हो सकते हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, उनको हम प्रेजेंट करेंगे। फ़िलहाल जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस मकसद नहीं होता है। ना वो कोई चीज़ बेचते हैं, खरीदते हैं, ना परचेज होता है, ना सेल होता है, ना उनका प्रॉफिट कमाना उद्देश्य होता है। उन्हीं को हम नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। अब बोर्ड पर हमने क्या लिखा है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। Non-profit organization are those organization which are established for service point of view, not earning profit। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप कभी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं लाइफ में अपने, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ की चीज़ है, इसको आगे न कहीं आपको यूज होना ही है। तो मतलब अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें परचेज सेल नहीं होती है, प्रॉफिट आपका उद्देश्य मेन मकसद नहीं होता है, उसी को हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, क्लब, एनजीओ एक्सेट्रा। अब जैसे आपने हॉस्पिटल की बात करी है, या कॉलेज, स्कूल, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, क्लब, नॉन एनजीओ, इन सब का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बल्कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको किसी न किसी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप स्कूल की बात करिए, आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वहाँ पर परचेज सेल तो नहीं होता है, न प्रॉफिट उद्देश्य होता है, बल्कि कॉलेज का उद्देश्य या यूनिवर्सिटी का उद्देश्य या स्कूल का उद्देश्य अच्छे स्टूडेंट तैयार करना होता है। उसी प्रकार हॉस्पिटल में आप देखिए, जब हॉस्पिटल में आप कोई भी आदमी आपके घर का हॉस्पिटलाइज होता है, बीमार है, तो क्या डॉक्टर का उद्देश्य पैसा कमाना होता है? डॉक्टर का उद्देश्य होता है किसी भी तरीके से जो आपका पेशेंट है उसको सही करना होता है। इसी प्रकार चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चैरिटी के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार क्लब आपने देखा होगा, जैसे आप सचिन तेंदुलकर की बात करिए या जो बड़े बड़े क्रिकेटर की बात करिए, ठीक है, इन लोगों ने जहाँ से क्या बोलते हैं, जिस क्लब से पढ़ाई की होगी क्रिकेट की, बाद में इनका वर्ल्ड में फेम हुआ, तो ये उस क्लब की ही देन है। तो उस क्लब के अंदर परचेज सेल नहीं होता था, बल्कि स्पोर्ट्स के अच्छे स्टूडेंट तैयार करना मकसद था। और उसी में से एक सचिन तेंदुलकर निकले जिनका वर्ल्ड में नाम हो गया। इसी प्रकार आपने एनजीओ का नाम सुना होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट प्रकार के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलते रहते हैं, सरकार की तरफ से ग्रांट भी मिलती है, ठीक है, और उनका उद्देश्य प्रॉफिट नहीं होता बल्कि सर्विस प्रोवाइड करना होता है। तो इन सब चीज़ों से आपको ये पता चला होगा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर परचेज सेल नहीं होता है, प्रॉफिट उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि किसी न किसी प्रकार से सोसाइटी में सर्विस प्रोवाइड की जाती है। उसी को हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और आपको ये पता ही है, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें, फाइनेंशियल ईयर होता है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो किसी इंडिविजुअल का केस हो, जैसे आपके फादर की बात करें, या आपकी मम्मी अगर काम करती उनकी बात करें, या भाई की बात करें जो जॉब में हैं, उनको भी इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। ऐसे जितनी कॉरपोरेट कंपनी कॉरपोरेट को हम कंपनी बोलते हैं, कंपनियां जो प्रॉफिट कमाती हैं उनको भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना पड़ता है। इसी प्रकार नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, उन लोगों को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करने पड़ते हैं। फिलहाल इसमें हमने दो केवल चीज़ें ली हैं।
इसमें भी आपका जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीप्ट एंड पेमेंट, इसके अलावा बैलेंस शीट बनाई जाती है, जो आपको हम आगे प्रेजेंट करेंगे। अभी फ़िलहाल हम फॉर्मेट की बात करते हैं। तो हमने सबसे पहले जो है फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिया है, एक्सपेंडिचर रुपीज़, रिसीप्ट रुपीज़। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले एक्सपेंडिचर का मतलब आप जानते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे रेंट टू रेंट एंड टैक्सेस डेबिट साइड में आता है। इसी प्रकार इंश्योरेंस डेबिट साइड में खर्चा है, डेबिट में आ जाएगा। सैलरी एंड वेजेज डेबिट साइड में आएगी। ऑनरेरियम क्या होता है आपने देखा होगा, मान लीजिए आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके यहाँ गेस्ट लेक्चर होता है या कोई बाहर से आदमी बुलाया जाता है, जिसको जो है जब आएगा तो आपके यहाँ कोई स्पीच देता है या कोई चीज़ सिखाता है एक्स्ट्रा करिकुलम के रूप में, उसको जो भी फीस दी जाती है वो ऑनरेरियम कहलाती है, वो भी एक प्रकार का एक्सपेंसेस है। इसी प्रकार सन्ड्री एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंसेस दिया है जो जिसका नाम नहीं दिया उसको सन्ड्री बोलते हैं। असेट्स होती हैं, असेट्स पर डिप्रिसिएशन भी डेबिट साइड में आता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे भी डेबिट में आते हैं। एनी टाइप एक्सपेंसेस अगर दिए हैं इसके अलावा वो भी इसी में आ जाते हैं। क्रेडिट साइड में आपके जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्या इनकम हो सकती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस थे जो आपने एक्सपेंडिचर करके या एक्सपेंसेस करके दिखाया था। अब रिसीप्ट साइड में इनके इनकम क्या हो सकती हैं, सब्सक्रिप्शन, चंदा, इनको चंदा मिलता रहता है क्योंकि क्लब है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस कर रहे हैं तो लोग इनको बड़े बड़े लोग सब्सक्रिप्शन दिया करते हैं। एंट्रेंस फीस, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर ने जब अपने क्लब स्पोर्ट्स क्लब में एडमिशन लिया होगा, क्रिकेट क्लब में, तो इनको एंट्रेंस फीस देनी पड़ी होगी। ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट इनको ग्रांट भी देती रहती है। इनकम फ्रॉम लेक्चर, मान लीजिए कोई भी क्लब है या स्कूल है, कॉलेज है, उसमें बाहरी लोग आते हैं, लेक्चर देते हैं, ठीक है, या लेक्चर आपने दिया है कहीं तो उससे जो आपको मिल गया, अगर देते हैं तो एक्सपेंसेस है, अगर आपने कहीं दिया तो इनकम हो जाएगी, तो इनकम फ्रॉम लेक्चर्स हो गया। सेल ऑफ फर्नीचर, आपके पास फर्नीचर था उसको आपने बेच दिया, उससे भी इनकम आ गई। सेल ऑफ न्यूज़पेपर आप जानते हैं, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसको बेचा, उससे जो इनकम आई वो भी क्रेडिट साइड में आ जाएगी या रिसीप्ट साइड में आ जाएगी। ऐसे आपका सन्ड्री रिसीप्ट, इन सब के अलावा अगर कोई रिसीप्ट बनती है उसको सन्ड्री बोलते हैं। अब अगर आपकी जो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट मतलब रिसीप्ट साइड ज़्यादा है और आपका एक्सपेंडिचर कम है, तो इसको हम लिखेंगे टू एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। यहाँ पर इनकम आपका एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो गया, इसको प्रॉफिट बोलते हैं, लेकिन प्रॉफिट नाम की चीज़ लिखी नहीं जाती है, ये आपको समझाने के लिए हमने लिख दिया जिससे आप थोड़ा ईजिली समझ लें। इसी प्रकार अगर आपका जो है क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इसको हम डेबिट क्रेडिट भी कह सकते हैं, लेकिन ये कहना उचित नहीं है, जबकि एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस डेबिट ही होते हैं, इनकम आपकी क्रेडिट ही होती है। लेकिन यहाँ पर आप डेबिट क्रेडिट नहीं यूज करेंगे, आप ये एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आपका जो एक्सपेंडिचर आपके इनकम से ज़्यादा है तो लॉस होता है। अब अगर मान लिया आपका एक्सपेंडिचर का टोटल ज़्यादा हो गया, रिसीप्ट का टोटल कम हो गया, तो सेंटेंस क्या लिखेंगे, व्हाट सेंटेंस वी हैव टू राइट या वी हैव टू रिटर्न, लिखेंगे बाई एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम। एक्सपेंडिचर आपका इनकम से ज़्यादा हो गया तो लॉस हो गया। अब इन सबको जो है चूँकि फिगर हमें दिखाई नहीं थी तो हमने आपको बता दिया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर से आपको या तो आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को हम लोग जो है एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर बोलेंगे, या आपका जो है अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर और इनकम हो जाएगा। अब आपका दूसरा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट है रिसीप्ट एंड पेमेंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट क्यों बनाया जाता है, हमने आपको बताया था रिसीप्ट एंड पेमेंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आपने देखा होगा जो है दुनिया भर की जो है कैश की पोजीशन आपके उसमें बिजनेस में प्रभाव डालती हैं। मान लिया आपने सामान खरीदा, एक्सपेंसेस कर दिए, बहुत से आइटम्स आपके दिए हुए हैं, आपने परचेज भी किया है, सेल भी किया है, और आपको एग्जैक्ट कैश की पोजीशन लेनी है। अगर आपको कैश की पोजीशन एग्जैक्ट लेनी है तो आपको जो है रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाना पड़ता है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप कैश बुक बनाते हैं या कैश अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पर भी देखिए रिसीप्ट एंड पेमेंट ही होता है। अब देखिए फॉर्मेट ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट, हमने रिसीप्ट लिख दिया रुपीज़, पेमेंट या एक्सपेंडिचर रुपीज़ लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। यहाँ हमने 1 जनवरी 2001 का केस लिया है, यहाँ कैश ऑफ बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस था उसको हमने वहाँ पर रिसीप्ट साइड में दिखा दिया। इसके बाद सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनकम होती, मतलब रिसीप्ट साइड में दिखा दी। लाइफ मेंबर फीस जो मिली है वो भी आपकी एक प्रकार की जो मतलब आपको इकट्ठे ना मिल करके धीरे धीरे मिलती, वो आपकी एक प्रकार की इनकम होती है। डोनेशंस आपको मिलते रहते हैं, वो भी आपके लिए जो है इनकम के आइटम्स हैं।
इसी प्रकार आपका सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आपने बेच दिया, वो भी आपके लिए इनकम का आइटम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था उस पर इंटरेस्ट मिला, वो भी आपके लिए इनकम है। सेल ऑफ फर्नीचर अगर आपने बेच दिया उससे भी इनकम आ गई। सन्ड्री रिसीप्ट, कहीं से आपको पैसा मिल गया, मतलब किसी प्रकार की रिसीप्ट, हमारे रेंट में रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, एनीथिंग में भी रिसीव्ड, उसको सन्ड्री बोलते हैं क्योंकि इसमें नाम नहीं दिया हुआ है। फिर इनका सबका टोटल लगा लेंगे। क्रेडिट साइड में आपने क्रेडिटर को पेमेंट किया, पैसा चला गया। रेंट एंड टैक्सेस का पेमेंट किया, वो भी आपका पेमेंट साइड में दिखा दिया। इंश्योरेंस आपने पेमेंट साइड में दिखा दिया। वेजेज एंड सैलरी आपने पे की, चली गई आपकी पेमेंट साइड में। इसी प्रकार ऑडिट फीस, ऑडिट क्या होती जानते हैं, आपने देखा होगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते हैं उसको जो है इनकम टैक्स पे करने के पहले उसको किसी सीए के द्वारा उसका ऑडिट किया जाता है, चेकिंग की जाती है, वेरिफिकेशन किया जाता है, चेकिंग की जाती है, गो थ्रू किया जाता है डॉक्यूमेंट्स में। अगर जो है आपका चार्टर अकाउंटेंट उसकी अच्छे कमेंट्स लिखता है कि ये कंपनी वाकई में फ़ायदे में है या नुकसान में है, तो वो चीज़ ऑडिट कहलाती है। मतलब ऑडिट मीन्स गो थ्रू द बुक ऑफ अकाउंट्स इन डीप बाय एनी चार्टर अकाउंटेंट। चार्टर अकाउंटेंट के द्वारा अगर किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गहराई से चेक किया जाए, वही आपका जो ऑडिट कहलाता है। उसको जो फीस दी जाती है वो ऑडिट फीस कहलाती है। तो ये भी प्रकार का एक्सपेंसेस हो गया। सन्ड्री एक्सपेंसेस भी आपके आ गए। इसके बाद आपका देखिए रिसीप्ट साइड का टोटल आप लगा लीजिए। मान लीजिए जो भी रिसीप्ट साइड का टोटल मान लिया आपका 8 लाख रुपए आता है। पेमेंट साइड का टोटल आपका 6 लाख है। 8 लाख में से 6 लाख घटाएंगे तो 2 लाख कैश और बैंक के सामने दिखा देंगे। मतलब कहने मतलब ये कि रिसीट एंड पेमेंट बिल्कुल कैश अकाउंट या कैश बुक जैसा ही है। कैश बुक 1 कॉलम की बात कर रहे हैं हम। कैश बुक 1 कॉलम को अगर आप गौर से देखें, जो हमने पढ़ाया था, जो है 11th वाले वीडियो पढ़े होंगे उसमें आप देखिएगा, वहाँ पर भी कैश का बैलेंस दिया था। जहाँ से पैसा आ गया आपने इधर दिखा दिया। बस कुछ थोड़ा सा चेंज आता है, जैसे यहाँ लाइफ मेंबर फीस हो गई, सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशंस हो गए, ये सब चीज़ें आपको कैश बुक में नहीं मिलती हैं। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसिप्ट है, इनको दिखाना पड़ता है। पेमेंट साइड में आपको जनरली वही एक्सपेंसेस होते थे जो कैश बुक में होते थे। अब आप इन सबको जोड़ लीजिए, रिसीट में से पेमेंट घटा देंगे तो आपका जो है जो भी बचेगा वो आपका कैश का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। मतलब कैश का ओपनिंग बैलेंस जो भी था, अंत में जो भी पैसा आपके पास, जैसे 8 लाख रुपए टोटल आया, 8 लाख में 6 लाख घटाया तो 2 लाख आपका क्लोजिंग कैश हो जाएगा। इस वीडियो में केवल हमें इतना ही प्रेजेंट करना था। नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई इसके रूल्स प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू।